डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम बात करेंगे फॉर्मल वेरिफिकेशन के मुतालिक। तो इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, ये मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे जितने भी कंटेंट्स हैं तमाम के तमाम जो हैं वो इस रेफरेंस से लिए गए हैं। ये हमारे पास बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडल चेकिंग। तो तमाम कंटेंट्स जो हैं इस बुक से लिए गए हैं। तो बात करते हैं सिस्टम वेरिफिकेशन के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम के डिजाइन के अंदर जो रिलायबिलिटी है वो हमारे लिए की इशू होता है। हमने इंश्योर करना होता है कि इस डिजाइन की बेस पे जो हमारे पास सिस्टम बन रहा होता है वो एक रिलायबल सिस्टम है। और ये चीज खास तौर पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल उस वक्त हो जाती है जब हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं वो आप कह लें कि सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स हों या हेल्थ क्रिटिकल सिस्टम्स हों, क्योंकि उनके अंदर आपके पास बहुत कुछ जो है वो स्टेक के ऊपर लगा हुआ होता है। उन सिस्टम के फेलियर्स के केस में आपके पास डिजास्टर का चांस होता है। तो उसके लिए जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो हमारे उसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन। तो रिलायबिलिटी वेरिफिकेशन जो है ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी सिस्टम की डेवलपमेंट में। अब सिस्टम्स हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं? हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हो सकते हैं, हमारे पास हार्डवेयर सिस्टम्स हो सकते हैं, और खास तौर पर जिन सिस्टम्स की इनमें हम बात करेंगे वो हमारे पास कौन से हैं? कंकरेंट सिस्टम्स। कंकरेंट सिस्टम्स कौन से होते हैं हमारे पास? ये वो सिस्टम्स होते हैं कि जिनके अंदर पैरेलल टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इनकी हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले आपके पास सिस्टम स्पेसिफिकेशन होती है। अब सिस्टम स्पेसिफिकेशन से आप क्या करते हैं कि अपना डिजाइन प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है, यानी आप अपने सिस्टम का डिजाइन बनाते हैं। और साथ ही सिस्टम स्पेसिफिकेशन से आप अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज डिराइव करते हैं। प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? प्रॉपर्टी से मुराद है कि आप ये बताते हैं कि ये सिस्टम क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा, इसके ऊपर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वेंडिंग मशीन की बात करें तो उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि ये वेंडिंग मशीन कोई भी जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम सोडा बॉटल की बात करते हैं, तो एक प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि ये वेंडिंग मशीन किसी भी सोडा बॉटल को उस वक्त तक डिस्पेंस नहीं करेगी जब तक कि मिनिमम $1.25 जो है वो रिसीव नहीं हो जाते यूजर की तरफ से। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो हैं आपके पास वो उनकी लिस्ट आ जाती है, आप प्रॉपर्टीज डिराइव कर लेते हैं। और ये डिराइव कहाँ से होती हैं? सिस्टम स्पेसिफिकेशन से। अब सिस्टम स्पेसिफिकेशन से एक तरफ तो आपने डिजाइन प्रोसेस बना लिया, उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज आ गई। अब डिजाइन प्रोसेस के बाद आप क्या करते हैं कि आपकी सिस्टम की जो प्रोडक्ट है, यानी वो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में या दूसरे लफ्जों में उसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाती है, वो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट हो जाती है। आपके पास उसका एक वर्जन आ जाता है, वर्किंग वर्जन आ जाता है, या वो एक्चुअल प्रोडक्ट होगी या उसकी कोई प्रोटोटाइप होगी। बट द थिंग इज कि आप उसके अंदर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अब एक तरफ तो आपके पास एक वर्किंग वर्जन आ गया और दूसरी तरफ आपके पास प्रॉपर्टीज की लिस्ट आ गई। तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे कि सिस्टम की वेरिफिकेशन करेंगे। और जब आप उस सिस्टम को वेरीफाई करते हैं, यानी आप ये चेक करते हैं कि ये सिस्टम ये प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर्टीज इंश्योर हो रही हैं या नहीं हो रही, तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है, या आप उसके अंदर से आपको बग्स मिलते हैं या बग्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक किस्म का आप कह लें कि सिस्टम वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है उसका फ्लो है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ मॉडल्स। देखिए, वेरिफिकेशन का एक तरीकाकार ये है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट आई है और आपने उस प्रोडक्ट के साथ आप कह लें कि इंटरेक्ट करना शुरू किया और उसके अंदर से आप कह लें कि बग्स आपने आइडेंटिफाई करने शुरू किए, जैसा कि हमारे पास नॉर्मल टेस्टिंग प्रोसेस में होता है। एक तरीकेकार ये होता है कि आप क्या करते हैं कि आप अपने सिस्टम का एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल को बनाकर आप उस मॉडल को चेक करते हैं। इट मीन्स कि जब आप उस मॉडल को चेक कर रहे हैं या उसको वेरीफाई कर रहे हैं तो आप ओरिजिनल सिस्टम को ही वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? मॉडल बेस्ड वेरिफिकेशन। मॉडल बेस्ड वेरिफिकेशन क्या होती है? ये हमारे पास वो टेक्निक्स हैं दैट आर बेस्ड ऑन मॉडल्स डिस्क्राइबिंग द पॉसिबल सिस्टम बिहेवियर इन अ मैथमेटिकली प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस मैनर। तो ये वही बात होगी जैसे जो कि हम इससे पहले करते रहे हैं। आपने क्या किया? आपने अपने सिस्टम का एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया और वो मैथमेटिकल मॉडल्स जो होते हैं वो प्रिसाइज होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं और वो प्रॉपरली उस सिस्टम को फुली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
फिर आप क्या करते हैं कि आप उन मॉडल्स को वेरीफाई करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मॉडल बेस्ड वेरिफिकेशन। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि जब आप अपने सिस्टम्स को एक्यूरेटली मॉडल करते हैं तो जो आपके पास आपके सिस्टम के अंदर इनकम्प्लीटनेस होती है, ये जो एम्बिग्युइटीज होती हैं या जो इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, वो अर्ली स्टेज के ऊपर हाईलाइट हो जाती हैं। ये चीज आप अगर आपको याद हो तो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। और रीजन क्या है? क्योंकि आप अपने सिस्टम को मैथमेटिकली मॉडल कर रहे होते हैं और मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा प्रिसाइज चीज है। तो जब आप अपने सिस्टम को मैथमेटिकली मॉडल करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर जितनी भी डेफिशिएंसीज होंगी उसकी स्पेसिफिकेशंस के अंदर वो सारी की सारी हाईलाइट हो जाएंगी। अब मॉडल चेकिंग क्या होती है? देखिए, मॉडल चेकिंग आपके पास एक ऑटोमेटिक टेक्निक है जिसमें कि एक तरफ तो आपके पास फाइनाइट स्टेट मॉडल होता है सिस्टम का और दूसरी तरफ आपके पास उसकी फॉर्मल प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन होती है। यानी कि सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपने उनको फॉर्मली स्पेसिफाई किया हुआ होता है, वो आपके पास एक फॉर्मल स्पेसिफिकेशन होती है। बाय द वे, आपको ये जो है फाइनाइट स्टेट मॉडल, ये इससे पहले हम काफी हद तक डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि फाइनाइट स्टेट मॉडल क्या होता है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप इस चीज को चेक करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं फॉर्मल प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन में जो बताई गई हैं, क्या ये फाइनाइट स्टेट मॉडल जो है उन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है या नहीं करता। जो मॉडल बेस्ड चेकिंग होती है इसका एक फायदा ये भी होता है कि ये आपके सिस्टम्स की जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स होती हैं इसकी मदद से आप उनको वेरीफाई कर सकती हैं। अब फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो मॉडल है क्या वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। फिर आप मॉडल चेकिंग की मदद से अपने सिस्टम की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या जो रिजल्ट्स जनरेट हुए हैं वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं या नहीं है। इसी तरह आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये सिस्टम जो है ये डेडलॉक की स्टेट पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। फिर आप अपने सिस्टम की टाइमिंग प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब एक दफा डेडलॉक ऑकर हो गया तो क्या 1 घंटे के बाद सिस्टम रीसेट होता है या नहीं होता। इसी तरह क्या एक सिस्टम जो है विद इन 8 मिनट्स उसके अंदर कोई एक रिस्पॉन्स जो है वो रिसीव होता है या नहीं होता। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं ये आप मॉडल चेकिंग की मदद से वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखें कि जो एक चीज बहुत ज्यादा आप कह लें कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी आपकी जो वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो और अनएम्बिगुअस हो। इसी तरह एक चीज और भी जरूरी है वो ये कि आपको जो मॉडल है वो इटसेल्फ प्रॉपरली या ट्रूली अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हो। क्योंकि मॉडल बेस्ड वेरिफिकेशन में हमने यही कहा था ना कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट की बजाय उसका जो एक मॉडल है उसको वेरीफाई करते हैं। तो इसका एक तो मतलब ये भी हुआ कि वो जो मॉडल है उसको ट्रूली रिप्रेजेंट करना चाहिए ओरिजिनल सिस्टम को, और दूसरा जो फॉर्मल प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन है यानी वो प्रॉपर्टीज जिनको आप वेरीफाई कर रहे हैं वो भी प्रॉपरली यानी अनएम्बिगुअसली और प्रिसाइजली वो स्पेसिफाई की गई हो, यानी आपकी वो जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है फॉर्मल प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन वो एक्यूरेट हो। और फिर जब आप कोशिश करते हैं कि आपकी जो फॉर्मल प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन है वो एक्यूरेट हो तो उससे भी यही होता है कि आपके पास जो एम्बिग्युइटीज होती हैं या जो इनकंसिस्टेंसीज होती हैं वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि हाईलाइट हो जाती हैं अर्ली स्टेजेस के ऊपर, जो कि नॉर्मली जब हमारे पास इनफॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है वहां पे ऐसा केस नहीं होता। अब ये हमारे पास वेरिफिकेशन की एक एग्जांपल है। इसमें हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट का। हम सपोज करते हैं कि ये प्रोसेस जो हैं ये कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फिर एक टर्म हमने यहाँ पे लिखी है एटॉमिसिटी, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब जब हमने ये सपोज कर लिया है कि ये प्रोसेस कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो एक्चुअल हम वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं वो अचीव होती है या नहीं होती। तो पहले मैं इन प्रोसेस के मुतालिक आपको बता दूं। जो इंक्रीमेंट का प्रोसेस है वो क्या है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमने लिखा है वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का क्या मतलब है? ट्रू जो है यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने एक्सप्लिसिटली ट्रू कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इंक्रीमेंट का प्रोसेस है ये हर वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी तरह वाइल ट्रू हमने यहाँ पे भी कर दिया, डिक्रीमेंट में भी और इसमें रीसेट में भी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप लोगों ने C++ पढ़ी हो तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, वाइल 1 कर देते हैं। अब ये लूप हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि इसके अंदर कोई आप ऐसी कंडीशन ना लगाएं जो इस लूप को टर्मिनेट करे। तो यहाँ पे वाइल ट्रू बताने का मकसद ये है कि ये तीनों प्रोसेस जो हैं ये कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब पहला प्रोसेस जो है वो क्या कर रहा है कि हमारे पास एक वेरिएबल है x,
उसकी वैल्यू चेक कर रहा है कि अगर वो 200 से लेस है तो उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर रहा है। सेकंड प्रोसेस जो है डिक्रीमेंट का, वो क्या कर रहा है, वो चेक करता है कि अगर x की वैल्यू x 0 से ग्रेटर है तो वो उसके अंदर डिक्रीमेंट करता है। और ये रीसेट का प्रोसेस क्या करता है, ये चेक करता है कि हमारे पास अगर x की वैल्यू 200 है तो वो इसको 0 से रीसेट कर देता है। अब बाहर तो इसको देख के यही लगता है कि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर रहेगी और 200 से लेस रहेगी। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। तो हम सपोज करते हैं कि इनिशियली हमारे पास x जो था उसकी वैल्यू 200 थी। फिर हम ये सपोज करते हैं कि इनिशियली हमारे पास रीसेट का प्रोसेस जो है ये चला है। फिर चूंकि ये प्रोसेस पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि रीसेट का जो प्रोसेस था उसने 200 वाली वैल्यू रीड की। तो जैसे ही इसने 200 वाली वैल्यू रीड की उसी वक्त यहाँ पे जो डिक्रीमेंट का प्रोसेस था इसने भी 200 वाली वैल्यू रीड कर ली। फिर ये हुआ कि हमारे पास जो रीसेट का प्रोसेस था उसने क्या किया, उसने x को 0 सेट कर दिया क्योंकि ये x इज इक्वल टू 200 जो था ये कंडीशन ट्रू हो रही थी। तो जैसे ही रीसेट के प्रोसेस ने x को 0 पे रीसेट किया उसके फौरन बाद जो है ये डिक्रीमेंट के प्रोसेस ने इसको डिक्रीमेंट करके x इज इक्वल टू -1 कर दिया। तो जो हम वो इंश्योर करना चाह रहे थे कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर रहेगी और 200 से लेस रहेगी, वो इंश्योर नहीं हो सका। और क्यों नहीं हो सका, उसकी रीजन ये है कि हम ये सपोज कर रहे थे कि शायद जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो साथ ये स्टेटमेंट भी चलेगी। मतलब एटॉमिसिटी का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स हैं उनका एक ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट होना। हम क्या सपोज कर रहे थे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये इकट्ठी चल रही हैं एट द सेम टाइम। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये अलग से स्टेटमेंट है और रन टाइम के अंदर ये इंटरलीव्ड है प्रोसेस। यानी क्या होता है कि आपका जो प्रोसेसर होता है वो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, हो सकता है उसके बाद वो किसी दूसरे प्रोसेस की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा हो। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन जो है उसकी इंटरलीविंग हो रही है। तो हुआ क्या हमारे पास कि पहले ये x इज इक्वल टू 200 एग्जीक्यूट हुई और उसी दौरान हमारे पास x इज ग्रेटर देन 100 ग्रेटर देन 0 ये एग्जीक्यूट हो गई। फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। तो उसका रिजल्ट क्या आया कि आपके पास x की जो वैल्यू थी वो नेगेटिव में चली गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सिंपल हमारे पास टेस्टिंग है वो आप कह लें कि वो हमारे इंटेंडेड रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, मॉडल चेकिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। अब ये हुआ किस वजह से, क्यों, क्योंकि हम वो एज्यूम कर रहे थे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट्स इकट्ठी चलेंगी, हालांकि वो ऐसा केस नहीं था। तो टेस्टिंग जो है उसके अंदर आप एक ड्रॉबैक ये भी है कि वो उस तरीके से एरर्स को एक्सपोज नहीं कर पाती। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि मॉडल चेकिंग जो है वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मॉडल चेकिंग जो है वो आपके सिस्टम की तमाम स्टेट्स जो है उनको चेक कर रही होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इन टॉपिक्स की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।